So we should start with types of chemical equation. So you can say on the basis of, there are three bases. एक हम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज ले लेते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ले लेते हैं, और एक ऑन द बेसिस ऑफ चेंज और इफेक्ट ले लेते हैं. सो ये जो तीन बेसिस है ना, तीन कैटेगरी है ना, इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स को देखते हैं. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज. सो बेसिकली हमने दो टाइप के इक्वेशंस को देखा था जहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा था. ये देखिए, टेम्परेचर मतलब हीट, और हीट क्या होता है, एनर्जी होता है. सो हमने दो टॉपिक देखा था, एक हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक हमने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शंस, है ना. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट साइड में जो टेम्परेचर होता है ना, वो ज़्यादा होता है ना. जैसे हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, है ना, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था और हीट रिलीज होती थी. इसके अलावा हम अगर एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो हमने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हीट प्रोवाइड कराना पड़ता है ना. सो हीट क्या हो गया, हीट हमारा रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा हो गया, यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो गई. और जब रिएक्शंस होता था तो जब मैं टेम्परेचर नापता था तो प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर कम होती थी. जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या होता है, जब हमारा प्रोडक्ट आता है वहाँ के टेम्परेचर को हम देखते हैं तो वो कम होता है कंपैरेटिवली. सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक. ये हमने पहले क्लास में कर लिया है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस. एक एक करके हम देख लेते हैं. सबसे पहले हम कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना. पहला होता है कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पर फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अच्छा, ये जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसे हम फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. मतलब आप डिकम्पोज कैसे कर रहे हो, ऑन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द प्रेजेंस ऑफ समथिंग. तो इस हिसाब से मैं इसे तीन कैटेगरी में तोड़ देता हूँ, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब वो हीट की वजह से होगा डिकम्पोजिशन. दूसरा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट की वजह से होगा, लाइट की वजह से होगा. एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होते हैं, कंपाउंड हमारे टूट जाते हैं, ठीक है. तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे डिटेल में. अभी फ़िलहाल हम अपने फ्लो डायग्राम को देखते हैं. सो हमने तीन तरह की बात कही थी कि एनर्जी चेंज की वजह से, ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट की वजह से. अब हमारा जो लास्ट बचता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ चेंज और इफेक्ट, ठीक है. सो आई कैन से ऑन द बेसिस ऑफ चेंज और इफेक्ट में हमारे पास तीन इक्वेशंस हो सकते हैं. पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, दूसरा रिडक्शन रिएक्शन, और ये रिडॉक्स रिएक्शन. एक्चुअली ये तीनों चीज़ें एक ही हैं. रिडॉक्स रिएक्शंस अगर हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे, रिडक्शन भी पढ़ेंगे. मतलब ऐसा इक्वेशन जहाँ पर ना, मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही टेक्स प्लेस हो तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर ये तीन कैटेगरी है, मेनली हमें इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है. चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं. तो पहले हम आ जाते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन पे, ठीक है. देखिए नाम से ही क्लियर है, कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, कम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो एक सिंगल सब्सटेंस आता है, ठीक है. सो आई कैन से द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन to form a single substance is called combination reaction. एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया तो हमारे पास अमोनिया आ गई, ठीक है. इसके अलावा मैं अगर कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराता हूँ तो सिंपल है, ये क्या आने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड आने वाला है. उसी तरह अगर मैं क्विक लाइम को वाटर से रिएक्ट कराता हूँ,
याद है आपको क्या बन रहा था, स्लैक लाइम बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था और हीट रिलीज हो रही थी। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट साइड में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट्स। अब बन जो रहा है वो हमेशा हमारा सिंगल प्रोडक्ट बनता है। हीट कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है तो वो अलग चीज़ हो गया, यहाँ भी एक सिंगल सब्सटेंस ही बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवा देते हैं। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। मैंने हाइड्रोजन गैस लिया और इसका आयोडीन से रिएक्ट करा दिया। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट है, दो रिएक्टेंट्स है, दो सब्सटेंस हैं। जब ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास आ जाता है 2HI, यानी कि ये सिंगल हो गया, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड रिएक्शंस के ऊपर, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब होता है स्प्लिट अप होना, है ना। यानी कोई एक सिंगल कंपाउंड अगर मान लेते हैं स्प्लिट अप हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तब हम इस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू two or more simpler substance, then these reactions are called decomposition reaction। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ये ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट दिख रहा है, बिल्कुल। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मिलकर एक कंपाउंड बनाते थे और हीट रिलीज होता था, है ना। सो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक था, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हो सकता है, होता ही है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ठीक इसका उल्टा होगा। देखिए कोई भी चीज़ डिकम्पोज तभी होती है जब आप कुछ एक्सटर्नल, कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन या कुछ भी फैक्टर्स को अप्लाई करते हो, तो उनमें से एक फैक्टर तो हमारा हीट भी हो सकता है। यानी किसी सब्सटेंस में अगर मैं हीट देता हूँ तब वो टूटता है, तब वो डिकम्पोज होता है। यानी मैं इस चीज़ को ऐसे बोल दूँ कि ये जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पर ये जो ग्रिया है इसने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, क्या है अगर आप जूम करके देखते हैं ना तो इसके अंदर यहाँ पर मेंशन है, इट्स अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। ये क्या है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ये बर्न कर रही है विद द हेल्प ऑफ बर्नर, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, जो भी हो। अब जब ये बॉयल हो, ये जब बर्न हो रहा है, इसमें जब हम हीट दे रहे हैं तो आपको यहाँ दिखता होगा कि कुछ गैसेस रिलीज हो रही हैं, है ना, जो इसको स्मेल होता होगा, है ना। सो दैट इज़ वाई ये ना अपने नाक को बंद कर रही है ना। दैट मीन द स्मेल इज़ नॉट गुड, है ना, वो फाउल स्मेल होगा। सो चलिए देखते हैं कि क्या वो स्मेल फाउल है या उस स्मेल के पीछे कारण क्या है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास फेरस सल्फेट क्रिस्टल गिवन है, तो फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4, ठीक है। ये होता है, ये हमारा सॉलिड है और मैं जब इसको बर्न कर रहा हूँ, यानी कि मैं जब इसको हीट कर रहा हूँ तो ये हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए टूटता है तो एक हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि ये टूटते वक्त Fe2O3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारा सॉलिड पार्ट हो गया। इसके अलावा कुछ गैसेस निकल रही हैं, तो वो गैसेस थी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दैट इज़ वाई वो लड़की, ये जो गुड़िया है, इसने अपने नाक की तरफ हाथ दिया, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है इट्स नॉट अ गुड स्मेल, ओके। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैं अमोनिया को डिकम्पोज करता हूँ। सपोज़ हमारे पास NH3 है और मैं इसे क्या करता हूँ, डिकम्पोज करता हूँ। यहाँ पर मैं हीट अप्लाई करता हूँ तो ये हमारा नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है, ठीक है। ये अभी बैलेंस नहीं है, हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो चलिए हम यहाँ पर 2 दे देते हैं, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 दे देते हैं। इसके अलावा अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हीट,
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अब या तो डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होगा या कुछ और दूसरे फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हीट ही होगा। तो कौन सा फैक्टर हमारे पास है इस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसे 3 कैटेगरी में बांटा था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक था इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए इसमें क्या होता है ना, हीट के वजह से चीज़ें क्या होती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो सिंपल यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं। जैसे हमने वहाँ लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन भी कहा जाता है, इट्स अ लाइम स्टोन, ठीक है। मार्बल भी कहा जाता है। तो बहरहाल मैं इसे जब इसे हीट करता हूँ, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और ये जो कंपाउंड है ये हमारा क्विक लाइम है, हमने ये पहले भी पढ़ा है, ठीक है। दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट क्विक सल्फेट। हमने आयरन का देखा ही था, आयरन सल्फेट किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। तो वहाँ भी वो क्या था, वो तो हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा था। FeSO4 जो है ये हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा था। किस में हो रहा था, फेरिक ऑक्साइड में हो रहा था और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकल रहा था। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि FeSO4 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो देखिए FeSO4 एक क्रिस्टल है, तो इसका एक अपना कलर होगा। तो कलर याद रखना है, ये ग्रीन कलर का होता है। और जब मैं इसे हीट करता हूँ, यानी इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे एग्ज़ाम में कलर से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक और इक्वेशन लेते हैं। सपोज हमने लीड नाइट्रेट ले लिया, ये हमारे पास लीड NO3 है, ये हमारा सॉलिड पार्ट है। जब मैं इसे हीट करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाता है लीड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होता है, हमारा लीड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोज हो जाता है लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने पढ़ा उससे रिगार्डिंग। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि किस तरह से फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हमने हीट किया था। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट का डिवाइस है, अपैरेटस है। आप देखो यहाँ पर फेरस सल्फेट रखा गया है। ये ब्लैक एंड वाइट फिगर है, बट आप जानते हो ये ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, इट्स अ हल्का ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रीन कर देते हैं। दिस इज़ अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ओके ना। जब इसे बर्न करते हैं, इसे हीट करते हैं बर्नर के थ्रू से, तो ये क्या होता है, गैसेस रिलीज़ करता है और लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा था ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हमारा क्वेश्चन बोला है 2 ऑब्जर्वेशन बताना है। तो हम बोल सकते हैं इनिशियल जो लाइट था ना, वो जो कलर था वो ग्रीन कलर का था और बाद में वो ब्राउन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। इनका कोई कलर नहीं होता है। सो यू कैन से सेकेंड ऑब्जर्वेशन कि कुछ कलरलेस गैसेस इवॉल्व होती हैं, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होती है। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, चोकिंग स्मेल का होता है। तो बस यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि एक चोकिंग स्मेल है ना इवॉल्व होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ऑब्वियसली यार हमें पता है क्या कलर होता है इसका, ग्रीन होता है। सो आई कैन से क्या होता है, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज़ ग्रीन, है ना। ये FeSO4.7H2O होता है एग्जैक्ट फार्मूला, ठीक है। क्योंकि ये क्रिस्टल है तो इसमें क्या होंगे, वाटर के क्रिस्टलिन्स होंगे। तो याद रखेंगे 7 क्रिस्टलिन होते हैं, है ना। सो इट्स अ हेप्टाहाइड्रेटेड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग।
ऑब्वियसली हमने जाना है कि ये हमारा बेसिकली कलर है, हमारा लाइट ग्रीन होता है ना। चलिए इसे जब हम हीट करते हैं तो हमें एक्चुअली जो भी वाटर है ना 7H2 था ना हेप्टाहाइड्रेटेड, वो एक्चुअली क्या होता है वो एवापोरेट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। यानी जो हमारे पास जो कंपाउंड बच रहा हीट करने के बाद, जस्ट हमने हीट किया है तो वो हमारे पास रहता है FeSO4, यानी कि ये एनहाइड्रस रहता है। ये एनहाइड्रस मतलब इनिशियली अगर मैं थोड़ा से गर्म करता हूँ ना तो बस हमारे पास हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिल जाता है। बेसिकली देखिए वाटर मॉलिक्यूल आपने पढ़ा था एसिड वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे कि वाटर क्रिस्टलिन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली ये कलर प्रोवाइड कराता है। किसी भी क्रिस्टलिन से अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम या बेसी हो जाते हैं तो ये इफ़ेक्ट हमें कलर के बेसिस में दिखता है, कलर उसकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ भी यही कुछ होता है। जब हम फेरस सल्फेट को जो कि क्रिस्टल है उसे हीट करते हैं, जस्ट हमने हीट किया तो उनके जो वाटर थे वो निकल जाती हैं, तो बेसिकली वो एनहाइड्रस कहलाता है ना। अब ये एनहाइड्रस यानी कि FeSO4 है ना, इसका कलर चेंज हो जाता है ना, इसका कलर हो जाता है वाइट। ठीक है, ये हमारा वाइट हो गया। अब हम इसे फर्दर हीट करते हैं, सपोज हम इसे फर्दर हीट करते हैं तो अब ये जो है ना ये हीट होने की वजह से डिकम्पोज हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड बनाता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हमने इसको देखा है, इक्वेशन भी हमने पिछले टॉपिक में अभी जस्ट देखा था, तो वहाँ से इक्वेशन देख लेंगे कि FeSO4 जो है टूट जाता है Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और ये जो रिएक्शन है ना यहाँ पे बोला है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट, तो ये हमारे पास है। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड, यहाँ आपको दिखता होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इन दिस टाइप ऑफ चेंज। यार यहाँ तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा और हीट है, तो ये अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो इट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वगैरह निकल रही है वो एक्चुअली क्या होता है कि वो काफ़ी चोकिंग होता है। सो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो गैस निकलती है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर वन दैट इज़ फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। देखिए बेसिकली ये जो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है ना, याद रखेंगे ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो भी रिएक्शंस टेक्स प्लेस होते हैं दैट इज़ नथिंग बट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पर हम दो केसेस लेते हैं। पहला हम लेते हैं, सपोज हमारे पास चाइना डिश की एक है, उसमें हमने सिल्वर क्लोराइड को रख दिया है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, आपको दिख रहा है। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है, सपोज मैं यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को लिखता हूँ AgCl, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं हीट दे रहा हूँ, सनलाइट दे रहा हूँ। बेसिकली सनलाइट को H न्यू से दिखाते हैं। ये जब सनलाइट रहता है यानी कि फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन जब होता है तो ये हमारा सिल्वर में टूट जाता है और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। अब यहाँ काम की बात यह है कि ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ना, ये हमारा वाइट कलर का होता है, लगभग वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। अब जब ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो आई कैन से वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस बिकॉज ऑफ फोटो यानी कि सनलाइट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड एक सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है दो कंपाउंड में, दो कंपाउंड या फिर दो सब्सटेंस में। पहला है सिल्वर और दूसरा है क्लोरीन गैस। और यहाँ कलर का भी चेंजिंग हो रहा है, तो यहाँ कलर याद रखना है। अच्छा, क्लोरीन गैस का जो कलर होता है ना वो होता है एक्चुअली येलोइस ग्रीन। क्या होता है? येलोइस ग्रीन। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि क्लोरीन येलोइस ग्रीन कलर का होता है। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया है। बेसिकली ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये लाइट येलो कलर का होता है। अब इस सिल्वर क्लोराइड में क्या हो रहा है? सिल्वर ब्रोमाइड में सनलाइट लग रहा है।
ठीक है। ये जो सनलाइट है ना, तो ये क्या होता है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर मेटल में। और हम जानते हैं सिल्वर मेटल का कलर क्या होता है, ग्रे होता है, यानी लाइट येलो से ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। आए इसके इक्वेशंस को हम लिख देते हैं। तो हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, ये HNO दैट इज सनलाइट से रिएक्ट करता है और यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमीन गैस रिलीज होता है। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास कहानी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है। ओके, द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए ये तो एकदम सिंपल है, जैसे मैंने एक डिवाइस लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है। सपोज मैंने वाटर को वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, वाटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, पहले इस एग्जांपल से समझते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में हम वाटर को एक तरफ रखते हैं और इस तरह के एपरेटस में वाटर को हम पूरे सिस्टम को सेट कर देते हैं। और यहाँ पर बहुत एक एनोड होता है, आप यहाँ देखोगे एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ये हमारा एपरेटस है। जब हम बैटरी लगाते हैं, यानी कि हम जब इस इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जाता है, यहाँ पर वाटर है। अब ये वाटर जो है ना डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किस तरह से डिकम्पोज होता है मैं यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास वाटर है, H2O है, ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो मैं यहाँ 2 दे देता हूँ, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जा रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये H+ में टूटता है और OH- में टूटता है और फिर फर्दर रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ काम की चीज़ ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ चला जाता है। ठीक है, एनोड क्या है, एनोड बेसिकली एक यू कैन से इट्स अ पॉजिटिव, ठीक है, और हमारा जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है। सो ऑक्सीजन जब टूटता है ना, ऑक्सीजन एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, O-2। सो इसलिए एक पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल मुझे बस यही याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होते हैं, एक सिंगल कंपाउंड, यानी एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हम मोल्टेन NaCl को देखते हैं। ये भी क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट जाता है, किसमें, Na+ में और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, चलिए आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि फिर किस तरह से और भी केमिकल रिएक्शंस काम करती हैं।